Hello friends, welcome to A1IS online platform. My name is Pranav Singh and today we'll discuss our new sub module in मॉड्यूल 1 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। हमने लास्ट वीडियोस में बहुत सारे इलेक्शंस के करंट अफेयर्स टॉपिक्स पढ़े, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वन नेशन वन इलेक्शन, एआई। तो आप जाकर वीडियो यूट्यूब के हमारे ऑनलाइन चैनल पे देख सकते हैं। नाउ वी मूव टू द सेकेंड सब मॉड्यूल बिल्स एंड एक्ट। अब इस बिल्स एंड एक्ट में लास्ट 1 ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट पास किए वो हमें पढ़ना है और बिहार स्पेसिफिक एक्ट उसके बारे में पढ़ना और इसको को रिलेट करना फॉर द अपकमिंग 70th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में कैसे सवाल आ सकते हैं। उसी चीज़ को हम पढ़ाते हैं और आज हम सबसे पहला एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। हमें पता है 70th बीपीएससी एग्जाम को लेकर बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और री एग्ज़ाम का डिमांड किया गया था स्टूडेंट्स को लेकर, जिसको हाई कोर्ट में भी केस फाइल किया गया है। जो मिसमैनेजमेंट हुआ था ऑन 30 दिसंबर, फिर री एग्ज़ाम हुआ फॉर द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। उसमें भी मिसमैनेजमेंट के साथ पेपर लीक को लेकर दावा किया गया, अनफेयर मीन्स को लेकर दावा किया गया फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो जब तक कोर्ट फैसला नहीं लेती है वी कैन नॉट से कि कुछ अनफेयर मीन्स हुए थे, लेकिन जो एविडेंस लाए गए हैं फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, ऐसा चांसेस लग रहा है कि देयर इज सम मिसमैनेजमेंट अनफेयर मीन्स इन द बीपीएससी 70th। और जो इतिहास रहा है बीपीएससी एग्जामिनेशन का, यह एक तरीके से और स्ट्रॉन्ग प्रूफ किया जा रहा है कि नहीं, अनफेयर मीन्स तो बहुत कॉमन चीज़ है बीपीएससी एग्जाम में। तो सिर्फ बीपीएससी एग्जामिनेशन में नहीं, भारत के बहुत सारे एग्जामिनेशन है जहाँ पे अनफेयर मीन्स होता है। जो पब्लिक एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे अनफेयर मीन्स होता है। ये बार बार जो हम अनफेयर मीन्स शब्द यूज कर रहे हैं, ये एक्ट एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन। तो हम ये जब एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। लगभग 6 चैप्टर में 19 प्रोविजंस हैं जिसको एक्सप्लेन किया है दिस एक्ट। तो ये जो एक्ट लाने के पीछे जो बैकग्राउंड रहा है, वी ऑलरेडी नो देयर वाज लीक ऑफ एग्जामिनेशन नीट 2024 में अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम होता, वो पेपर लीक हुआ था। एंड दिस टाइम गवर्नमेंट हैव ह्यूज प्रेशर कि हमें ऐसा एक लेजिस्लेशन, ऐसा एक लॉ लाना होगा टू स्क्रूटनी द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो एग्जाम कराती है, टू चेक द फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। तो ये पहली बार घटना नहीं था। एज पर इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट, इन लास्ट 5 years 48 इंस्टांसेस, 48 ऐसे घटने हुए हैं जहां पे पेपर लीक, अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन ये पाया गया है। तो फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस आप समझ सकते हैं, अभी तक हमारे पास कोई लॉ नहीं था इससे पहले टू कर्टेल, टू ब्रेक डाउन द अनफेयर मीन्स इन द पब्लिक एग्जामिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है एज ए स्टूडेंट, एज ए अगर आप एग्जाम देते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन सरकारी एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट टू स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट द ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। तो ये एक्ट के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है हमें वो पढ़ना है, कुछ इसके इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं एंड कंसर्न पढ़ना है। और डायरेक्टली हो सकता है इस पर क्वेश्चन आए इन बीपीएससी 70th मेंस, क्योंकि बीपीएससी 70th को लेकर प्रोटेस्ट चला है, बहुत लंबा चला है, बहुत टसल हुआ है फ्रॉम बीपीएससी एंड स्टूडेंट, दोनों के बीच में बहुत टसल्स हुए हैं। तो हो सकता है इस पर एक सवाल आ सके कि गवर्नमेंट का क्या स्टेप्स है, हाउ वी मैनेज, हाउ वी कर्टेल, हाउ वी improve द ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम। ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एक्ट। जब हम नीड की बात करते हैं तो ये एक्ट हमें ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड credibility ऑफ एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम प्रोवाइड। तो ये एक्ट हेल्प्स टू रिगेन ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी इन द पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम एंड सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। हमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में बात करना है। द की प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3।
सेक्शन 3 डिफाइन अनफेयर मीन्स, जो एक्ट में लिखा हुआ है। अनफेयर मीन्स का डिफिनेशन बताया है दिस एक्ट ने। सेक्शन 3 ये कहता है कि दे शेड्यूल 15 लिस्ट, उन्होंने एक 15 लिस्ट बनाया है। अगर वो ऐसा कोई चीज होता है तो वो अनफेयर मीन्स में आएगा। जैसे लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, अगर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो वो अनफेयर मीन्स होगा। अगर कोई आंसर शीट के साथ टेम्परिंग करता है तो वो अनफेयर मीन्स होगा। तो बेसिकली दे शेड्यूल, they make 15 list in this act and in this section 3 15, जिसमें सबसे पहला है लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, दूसरा टेम्परिंग आंसर की, थर्ड फेक एडमिट कार्ड और फेक वेबसाइट। डिफाइन अनफेयर मीन्स। नेक्स्ट अगर हम प्रोविजन की बात करें, दे डिफाइन व्हाट इज पब्लिक एग्जामिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज के दे डिफाइन पब्लिक एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा है कि पब्लिक एग्जामिनेशन वो होंगे जो गवर्नमेंट के पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, तो उसी को हम पब्लिक एग्जामिनेशंस कहेंगे। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एक पब्लिक अथॉरिटी हो गया एंड दे कंडक्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो ऐसे करके एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, पीओ, दिस ऑल कम्स अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन एंड दिस इज कंडक्टेड बाय पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी। उन्होंने यहाँ पे पब्लिक एग्जामिनेशन को डिफाइन किया। And they point out some public authority like UPSC, SSC, RRB, Railway Recruitment Board, IBPS. These all are the important national eligibility test. These all are the public authority who conducting public examination. तो सेक्शन 3 में उन्होंने डिफाइन किया अनफेयर मींस क्या हो सकता है एंड दे पॉइंट आउट 15 क्राइटेरिया। दूसरा उन्होंने सेक्शन में समझाया कि पब्लिक एग्जामिनेशन हम किसे कहेंगे। एंड थर्ड, द इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन दिस, पनिशमेंट को लेकर उन्होंने बात किया। इससे पहले कोई पनिशमेंट को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग चीज नहीं हमारे एक्ट में थे, या पहले कोई भी अनफेयर मींस होता था पब्लिक एग्जामिनेशन में तो पनिशमेंट को लेकर बात नहीं की। इसमें इन्होंने दे टोटली गिवन, अगर आप अनफेयर मींस करते हुए पकड़ाते हैं इफ यू, तो देन 3 to 5 years जेल और 10 lakh फाइन और बोथ। तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग थिंग्स where these provisions of act explain the unfair means, उसके साथ punishment को लेकर offenses shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable. So this is the important regarding punishment in this act. Model draft for states. मॉडल ड्राफ्ट फॉर स्टेट्स। इन्होंने कहा है इन दिस एक्ट कि स्टेट्स कैन यूज देयर ओन डिस्क्रिप्शन, वो अपने डिस्क्रिप्शन यूज करके एक इम्पॉर्टेंट एक्ट बनाए, एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन बनाए, या ये एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा स्टेट को यहाँ दिया कि आप अपने चाहे तो अपने एक्ट बना सकते हैं या आप दिस एक्ट को स्ट्रांगली वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो कम्स अंडर इन दिस एक्ट, और उन्होंने ये पर्टिकुलर प्रोविजन ऐड किया है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, हाई लेवल टेक्निकल कमिटी सेटअप।
तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन दिस एक्ट। उन्होंने कहा है कि एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द एग्जामिनेशन में आजकल टेक्नोलॉजी यूज होता है। अब ये कैसे समझा जाएगा कहाँ पे पेपर लीक हुआ है, या ओएमआर के साथ कुछ टेम्परिंग किया गया है, फेक आईडीज यूज किए गए हैं, वेबसाइट को हैक किया गया, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकली दे फॉर्म्ड हाई लेवल टेक्निकल कमिटी और टीम टू मैनेज दिस ऑल पब्लिक एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड बाय पब्लिक अथॉरिटी। तो आपसे कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन पूछा जाएगा दिस एक्ट से एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इन दिस एक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। जहाँ पे डिफिनेशंस की बात की गई, अनफेयर मींस पब्लिक एग्जामिनेशन, पनिशमेंट को लेकर, मॉडल ड्राफ्ट फॉर स्टेट्स को लेकर बात की गई है, एंड सम टेक्निकल टीम। नाउ वी मूव टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया, कंसर्न रिगार्डिंग और इश्यूज, कंसर्न और इश्यूज इन दिस एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई अनफेयर मीन्स होता है तो उन्होंने कोई टाइम शेड्यूल नहीं किया है कि कब री एग्जाम होगा, तो ये सबसे बड़ा इश्यूज बना हुआ है दिस एक्ट। इसको लेकर उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया या कोई एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं बनाया। इफ एनी एग्जाम शेड्यूल रिशेड्यूल, तो वो टाइम टेबल क्या होगा, 6 महीना में होगा या 3 महीने में होंगे या 1 साल लग जाएगा, तो पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक टाइम के बारे में नहीं बना। तो नो टाइम शेड्यूल फॉर re-exam after unfair means act. Okay, now again second thing, there is no use of technology और AI। हमें पता है वी आर सराउंडेड बाई AI इनेबल्ड सिस्टम, AI इनेबल्ड सोसाइटी, और इस दौर में सारे एग्जाम एक तरीके से ऑनलाइन लिए जाते हैं, मैक्सिमम ऑफ द एग्जामिनेशन एक्सेप्ट द पब्लिक सर्विसेज एग्जामिनेशन, जहाँ पे मेंस होते हैं, वी हैव टू राइट मेंस आंसर। तो यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी का उतना स्ट्रांगली इंप्लीमेंट या हेल्प नहीं लिया है, और ना ही AI का हेल्प लिया। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द concern issues in this act, and the last one is the federal spirit। इस पे भी सवाल उठा गया कि बेसिकली दे वांट द कंट्रोल स्टेट रिगार्डिंग दिस एक्ट। उन्होंने स्ट्रांगली ये बोला है कि आप ये इंप्लीमेंट कीजिए, नहीं तो अपना एक्ट लाइए। तो हो सकता है किसी स्टेट का कुछ दिक्कतें हो या कुछ स्टेट्स के पैटर्न हो अलग हो एग्जाम के अनफेयर मीन्स को लेकर, पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी को लेकर, तो वहाँ पे देयर इज सम टसल एंड सम कम्पिटिटिव फेडरलिज्म एक वहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न एंड इश्यूज देखा गया है इन दिस एक्ट। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस एक्ट। अगेन जब आपसे पूछा जाएगा इसका सिग्निफिकेंस, वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। So these all are the significance regarding this act. Again this act is very important to under the domain जो अभी चल रहा है माहौल BPSC 70th को लेकर। This is very important act। दूसरा एक्ट जो हमें पढ़ना है in this area, second act we have to study नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो दूसरा एक्ट जो ये भी बहुत न्यूज में रहा था, हो सकता वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई सवाल जब आए, सोशल इश्यूज में हो, पॉलिटी में हो, या डायरेक्ट एक्ट को लेकर आए, तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार को वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर या ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट को बात लेकर। तो दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। हम इस एक्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं, इसमें जो सबसे कोर चीज है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेज दैट 1/3 और 33% ऑफ सीट्स इन लोकसभा
state legislative assembly and legislative assembly of नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब दिल्ली। तो 1/3 की बात की गई रिजर्वेशन और 33% की बात की गई इंक्लूडिंग रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्ट जहां पे 1/3 और 33% ऑफ सीट्स रिजर्व इन द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और नेशनल कैपिटल दिल्ली के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। पॉइंट आउट यहाँ पे ये समझिएगा, यहाँ ना राज्यसभा की बात की गई है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा को लेकर यहाँ इस बिल एक्ट में कोई बातचीत नहीं किया गया। तो दिस रिजर्वेशन की जो बात की गई है, दिस एक्ट की बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मेक द जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। जब ये सब बात करते हैं तो दिस एक्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो ये हो सकता है कि ये आपको वोमेन एम्पावरमेंट को लेकर, जेंडर जस्टिस को लेकर डायरेक्ट सवाल हो और उसके बीच में ये एक्ट को क्लब कर दिया जाए क्वेश्चन में। नाउ वी मूव द इंपॉर्टेंट वन, नीड ऑफ दिस एक्ट। नीड ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट आने का कारण या जरूरत क्यों पड़ा? सबसे पहला चीज है लोअर पार्टिसिपेशन। लोअर पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, अगर कुछ एग्जाम्पल से समझिए। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड जब हम भारत जब आज़ाद हुआ और जब हम पहला इलेक्शंस के लिए गए तो इन 1952 में अगर हम वोमेन का वो देखें, पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन देखें तो लगभग 4.4% था। अगर हम 2019 की बात करें तो लगभग 15% था। लगभग ये क्या था, 14.5% के आसपास था। एंड 2024 की हम बात करें तो लगभग 13% है और 74 वुमेन पार्लियामेंट्रियन या हम लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। तो दिस शोज द लोअर पार्टिसिपेशन और अंडर रिप्रेजेंटेशन। 1952 में 4.5% है और जब हम 2024 की पहला लोकसभा और 18वीं लोकसभा की अगर हम बात करें तो 14 से हम लगभग 13 या 14% के पास ही पहुंचे। इट मीन्स दैट जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जब जेंडर जस्टिस की बात करते हैं लोअर पार्ट, तो ये शो करता है कि देर इज द अंडर रिप्रेजेंटेशन और लोअर पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन in our parliamentary democracy. It means that we need some reforms, we need some important act to uplift the women. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोअर पार्टी से जेंडर जस्टिस, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। जेंडर जस्टिस की हम जो बात कर रहे हैं, फॉर दैट रीजन हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं इन प्रीएम्बल, जहां पे जेंडर जस्टिस ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट द वुमेन। जब वुमेन की हम बात करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, तो वहां पे वुमेन हमारे साथ में होने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जेंडर जस्टिस की बात है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। दिस ऑल कम्स अंडर दिस पॉइंट। तो कभी भी इसमें कोई क्वेश्चन आएगा तो ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज वॉइसेस एंड इश्यूज। वॉइसेस एंड इश्यूज, हमें पता है जो महिला का पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो महिला से अच्छा कोई नहीं जान सकता। हम कितना भी बोले कि हम उनके लिए स्टैंड लेते हैं, उनके साथ में खड़े रहते हैं, लेकिन जो तकलीफ महिला को किस चीज़ को लेकर हो, वर्क प्लेस को लेकर हो, पब्लिक लाइफ में लेकर हो, सोसाइटी में हो, उनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो जब महिला ज़्यादा मात्रा में पार्लियामेंट में बैठेंगी, विधानसभा में बैठेंगी, दे कैन ईजिली एंड दे कैन स्ट्रांगली वॉइस रिगार्डिंग देयर ओन इश्यूज या पर्टिकुलर वुमेन इश्यूज को। तो वो आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से बुलंद कर सकती है और वहाँ तक पहुँचा सकती है।
फॉर दैट रीज़न ऑल्सो हमें इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए, हमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए वेमेन का इन आवर डेमोक्रेसी, इन द पार्लियामेंट्री और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इश्यूज एंड वॉइसेस को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें वुमेन को लेकर आना होगा, तो दे कैन पर्टिकुलर पॉइंट आउट रिगार्डिंग देयर ओन वॉइस इश्यूज एंड स्ट्रांगली stand for their voices. So this is very core and important need of this act. Last, to tackle patriarchy society, to tackle patriarchy society, हमें पता है पुरुषवाद और ये सारा चीज़ हमारे सोसाइटी में हम कितना भी भाषण दे दे, कितना भी चीज़ बोल दें, हम नहीं चाहते हैं कि महिला आगे निकले, ये हमारे अंदर में बसा हुआ है। हम कितना भी अच्छे रिफॉर्म्स लाएं, ये लाएं, लेकिन वी हैव टू गिव पावर, वी हैव टू गिव जेंडर जस्टिस, पॉलिटिकल पावरमेंट। तो ये सब चीज़ हम करेंगे तो देन इट स्ट्रांगली uplift and empower the women. So these all are the important point where we can understand कि हमें ये एक्ट क्यों जरूरत पड़ा। Okay, now we move to important section, issues related to this act. अब ये एक्ट पास तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिसको लेकर हमेशा चर्चा में रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इन राज्यसभा। राज्यसभा को लेकर इस एक्ट में कोई बातचीत नहीं किया गया। अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझें तो ये बिल फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बिल आया, इससे पहले भी ट्राई किया गया था, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट आए, जहां पे पुराने जो एक्ट थे या जो बिल लाया गया था उसमें राज्यसभा को लेकर भी बातचीत की गई थी। तो इस टाइम जो ये एक्ट बना है इसमें राज्यसभा को लेकर बात नहीं किया गया, जिसको लेकर एक इंपॉर्टेंट इश्यूज और कंसर्न बना। जो पहली बार जो 1996 में एक्ट बिल लाया गया था वो पास नहीं हो पाया, उसमें भी राज्यसभा की बात की गई थी। 2008 में राज्यसभा में ये बिल लाया गया था, उसमें भी राज्यसभा को लेकर बात किया गया था, वहाँ भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो वहाँ पे भी वो बिल फिर लोकसभा में पास नहीं हो पाया, ना इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, और उस पर डिस्कशन तो बात की चीज़ है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कमिटीज आए थे उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर बोला था कि राज्यसभा में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये पहली बार ये बिल नहीं आया जो एक्ट बना, इससे पहले भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ऐसे ट्राई किए गए थे पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे, और हर जगह पे राज्यसभा में भी रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग दिस एक्ट। नाउ सेकेंड, वोटर चॉइस रिस्ट्रिक्टेड। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत जगह पे हम देख रहे हैं वी पर्टिकुलर कि यहाँ पे वेमेन होगा, तो हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस ना हो। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और वहाँ पे भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि हमें पर्टिकुलर उसी को चुनना होगा, तो ये हो सकता है वोटर चॉइस को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है वो हमारा आवाज़ पहुँचा ना पाए। तो फॉर दैट रीज़न दिस इशूज दिस रिजर्वेशन पॉलिसी इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डमी कैंडिडेट, डमी रिप्रेजेंटेशन। हमें पता है अगर लोकल बॉडीज में हम देखेंगे तो वी ऑलरेडी नो देर इज अ मुखिया पति, सरपंच पति, क्योंकि बहुत जगह पे वेमेन रिजर्वेशन सीट्स होते हैं। बिहार ऐसा स्टेट्स है जहां पर्टिकुलर लोकल बॉडीज में उन्होंने सबसे पहले रिजर्वेशन दिया था। आज के डेट में बिहार सबसे स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करता है रिगार्डिंग वेमेन। हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में भी महिला के लिए रिजर्व है, पुलिस में रिजर्व है, यहाँ तक कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, महिला के लिए रिजर्व सीट्स हैं। तो बिहार किसी चीज़ में पिछड़ा हो सकता है, डेवलपमेंट में पिछड़ा हो सकता है, पर जब सोच की बात आती है तो बिहार सबसे आगे होता है। जब महिला के उत्थान की बात आती है तो बिहार सबसे आगे रहता है। फॉर दैट रीज़न बिहार हमेशा, क्योंकि बिहार पहले से डेमोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। अगर एंशियंट में आपने पढ़ा होगा तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी का असली जनक कहाँ है, बिहार से हुआ था। तो वी ऑलरेडी नो द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो ये सब चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लेकिन ये चीज़ हम देखेंगे जिस सोसाइटी हम में रहते हैं, लोकल बॉडीज़ में देखिएगा, पीआरआई में देखिएगा, यहाँ पे डमी कैंडिडेट तैयार किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिजर्व सीट जब होते हैं तो मुखिया पति, सरपंच पति, तो यहाँ पे ये डमी कैंडिडेट भी कैन एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज है, क्योंकि
उतना लिटरेसी नहीं है, उतना अवेयरनेस नहीं अभी आया है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज है जिसको लेकर भी हमेशा ये चर्चा में बातचीत रही है। नाउ वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट डेलिमिटेशन एंड सेंसस। इस एक्ट में बात यह किया गया है कि जब सेंसस होगा एंड आफ्टर सेंसस वी ऑलरेडी नो डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये एक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसको भी एक उसमें भी सनसेट क्लॉज लगा दिया गया फॉर द 15 ईयर्स। तो रोटेशन की बात हो, सेंसस की बात हो, डिलिमिटेशंस की बात की गई हो, ये सारे चीज इसमें बातचीत की गई है। तो ये एक्ट पास होने के बाद टोटली इंप्लीमेंट नहीं हुआ था 2024 में, क्योंकि उसमें लिख दिया गया था ये एक्ट तभी पास होगा जब सेंसस होगा और सेंसस के बाद डिलिमिटेशंस होगा। तो एक तरीके से ये भी बातचीत हुआ कि आप ये सिर्फ दिखाने के लिए बोल दिए कि हम वुमेन को साथ में लाना चाहते हैं, जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। अगर आप स्ट्रांगली, आपके पॉलिटिकल विल इतना स्ट्रांग रहता है तो आप टोटली इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तुरंत इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन आपने ये बोल दिया कि डिलिमिटेशन सेंसस के बाद ये चीज होगा। रोटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी लेकर बहुत बड़ा इश्यूज बना। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू दिस एक्ट। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस हमें पढ़ना इस एक्ट को। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया का पॉलिटिकल एंड ग्लोबल, इंडियाज ग्लोबल पार्टनरशिप कह सकते हैं हम। इंडिया ऐसे बहुत सारे ग्लोबल ग्रुप्स को ज्वाइन किया है जहां वुमेन को ले एम्पावरमेंट की बात की गई, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है CEDWA। दिस इज द एलिमिनेशन, हर तरीके का एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन द पब्लिक फिगर, पॉलिटिकल फिगर, जहां पे महिला के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंडिया इज अ सिग्नेटरी इन द 1979। तो भारत का जो रिप्रेजेंटेशन इन द ग्लोबल रिगार्डिंग द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वहां पे इंडिया ने साइन किया हुआ। तो ये एक्ट एक तरीके से इंडिया का स्टैंड इन द ग्लोबल में और स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकता। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। सेकेंड, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो 5.5 में भी द इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन लाइफ रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पब्लिक फिगर, वहां पे भी ये गोल की बात की गई है। तो दिस एक्ट विल हेल्प टू अचीव आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग दिस एक्ट। जहां इंपावरमेंट की हम बात करते हैं, जहां पे हम सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक X. So these all are the important areas where we have seen significance of this act. So this is very important act when the question arises regarding women empowerment and how this act will help the socio-economic upliftment of women. तो ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे तब आप इस एक्ट के हर प्रोविजंस को समझ के, इस एक्ट का नीड, कंसर्न, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस समझ के बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट रिगार्डिंग बिहार स्पेसिफिक हो या जनरली जब हम ग्लोबली इंडिया की बात करते हैं। तो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट एक्ट। इन नेक्स्ट क्लास विल स्टडी टू इंपॉर्टेंट एक्ट जहां सिटीजनशिप है, वाकफ है, बहुत सारे एक्ट हमें पढ़ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए। टेक केयर। थैंक यू।